नमस्कार, मेरा नाम आजम है और आप देख रहे हैं आजम शिवानी यूट्यूब चैनल। आज हम जिनके साथ बैठे हुए हैं ये यूपीएससी के विद्यार्थी हैं और इनसे आज हम बात करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अगर जो नए बच्चे हैं जो यूपीएससी करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं या जो अभिभावक गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके मन में ये है कि आगे चल के वो अपने बच्चे को इस फील्ड में भेजे, तो इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है इसको इनसे समझने का प्रयास करेंगे और कितना समय देना होता है, कहाँ कहाँ रह के इसकी पढ़ाई बेहतर की जा सकती है, इन सब विषयों पर विस्तृत रूप से इनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप अपने कीमती समय से कुछ समय निकालें हमसे बात करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने भी अपना वक्त हमें दिया। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप संक्षिप्त में अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम बिलाल बेग है और मैं अयोध्या ज़िला के एक गांव है गंडई, वहां का निवासी हूं। जब आपने मन बना लिया कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, उससे पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? देखिए, मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मेरी जो माध्यमिक शिक्षा थी वो हमने दो स्कूलों से पूर्ण की। पहला तो हम हाई स्कूल हमारे वहाँ पे एक बीकापुर तहसील है, तो वहाँ का उसके आगे एक जलालपुर जहाँ पड़ता है, छोटा सा स्टॉप है, वहीं पे मेरा स्कूल था राजमाधव श्री। तो हमने वहाँ से हाई स्कूल अपना पूरा किया और उसके बाद भी अपने गांव के समीप ही एक सरकारी स्कूल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी कॉलेज है, तो हमने वहाँ से अपना इंटर पास किया। इंटर करके आप डायरेक्ट इस चीज़ में आए, इस फील्ड में आए, या उसके बाद भी कुछ टेक्निकल पढ़ाई आप किए हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरा रुझान उस टाइम पे ये नहीं था जब मैं इंटर पास आउट हुआ। उससे पहले मेरा रुझान पूरा था कि मैं एक यांत्रिक अभियंता बनूं। मैकेनिकल क्षेत्र में और इंजन, गाड़ी, मोटर, पिस्टन में मेरा काफ़ी ज़्यादा रुझान था और मैं कोशिश करता था उन सभी चीज़ों को ज़्यादा जानने के लिए। और अचानक से इंजन और मशीन को ठीक करने वाला विद्यार्थी के जहन में ये कैसे ख्याल आ जाता है कि हमको जिला का विधि व्यवस्था जो है उसको सही करना है, ठीक करना है? जी, ये एक बहुत आपने बहुत करीबी प्रश्न पूछ लिया है हमसे जी, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, अभी एक 2 साल पहले सरकार एक योजना लेकर आई थी, सीए और एनआरसी। तो उसको सरकार क्या है व्यवस्थित रूप से जिनके लिए भी ये योजनाएं थी उस समाज के उस हिस्से को समझा नहीं पाई थी। तो उस सीए एनआरसी से पूरे समाज का माहौल ख़राब हो गया था और सभी जगह पे प्रोटेस्ट होना चालू हो गया था और दंगे का एक पूरा माहौल बन गया था और सभी जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी जगह पे ये सारी प्रतिक्रियाएं होने लगी। तो इस प्रकार की कुछ प्रतिक्रियाएं जहाँ पे हम इंजीनियरिंग अभी तो पूर्ण कर चुके हैं, जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में हम थे वहाँ पर भी इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई और जब ये सारी प्रतिक्रियाएं हो रही थी तो हम वहीं पे मौजूद ही थे। तो हम ये देखे कि वहाँ पे पुलिस पुलिस का पूरा बल आया हुआ था, लेकिन पुलिस का पूरा बल जो था बिल्कुल अव्यवस्थित रूप से था। कहीं पर कोई इधर जा रहा है, कोई किसको समझा रहा है, कोई किसी को समझा रहा है। लेकिन अचानक हमने देखा कि एक व्यक्ति आता है और उसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा पुलिस थी और जितने उसके आने के तुरंत उपरांत ही जितनी भी पुलिस इधर उधर अव्यवस्थित रूप से थी सब व्यवस्थित रूप से हो गया और सब अपने जो बड़े अफसर आए थे उन्हीं के आगे पीछे हो गए। तो हम देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए कि अभी तक जो व्यवस्था बिखरी पड़ी थी इनके आने पे बिल्कुल सिमट सी कैसे गई, कैसे व्यवस्था बदल गई। तो फिर हमने जो साहब आए हुए थे तो उन्हीं को देख के और फिर हमने भी मन बनाया कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं और ये कहाँ से चुन के आते हैं। तो जब हमने पता किया तो पता चला कि एक यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, उसको पास करने के उपरांत ये लोगों के चयन होता है। तो फिर हमने भी मन बना लिया कि हमें भी अब यूपीएससी करना है। प्रोटेस्ट में आमतौर से जो भी बच्चे जाते हैं या जो लोग भी जाते हैं उस वक्त भीड़ का हिस्सा बन के और जो वहाँ एक्टिविटी चल रहा होता है उसमें अपना भागीदारी सुनिश्चित करता है लोग। लेकिन एक विद्यार्थी जो अपने कॉलेज के साथ एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है और वहाँ से हर चीज़ को देखता है, सब आमने सामने हर तरह के नारेबाजी, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन उसमें भी एक अधिकारी आते हैं और उनका जो आने के बाद जो वहाँ गतिविधि होता है उस चीज़ को विद्यार्थी अपने दिलो दिमाग में बैठा लेता है और उसके बाद से ये निर्णय करता है कि हमें भी
उस अधिकारी के तरह मेहनत करके बनना है, ताकि हम भी कभी कहीं जाएं तो जो बिखरा हुआ व्यवस्था है वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाए। तो सबसे पहले तो आप बहुत प्रशंसा के काबिल हैं कि इतना बारीक चीज़ को आप उस भीड़ में खड़ा होकर के भी मतलब पढ़ ली हैं। जी बिल्कुल। तो उसके बाद से चूँकि ये जिस फील्ड में अभी आप लगे हुए हैं, जिस चीज़ के बारे में आप गहनता से पढ़ाई करते होंगे, लगे हुए हैं, अब तक इसके बारे में जो कुछ भी मैं जानता हूँ या जो कुछ भी लोगों से सुना है, बहुत टफ एग्ज़ाम होता है इसका। जी जी, टफ मतलब आप कह सकते हैं टफ तो इतना है कि ये समझ लीजिए पूरे इंडिया का जो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है वो मतलब फर्स्ट रैंक पे इसी को रखेगा। ऑल इन वर्ल्ड की आप बात करेंगे, पूरी दुनिया की बात करेंगे तो वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम है ये पूरी दुनिया। तो जब आप ये चीज़ जानते हैं कि इतना टफ एग्ज़ाम है, उसके बाद भी इसमें लगे हुए हैं, समय का जो सुबह से लेकर शाम तक, रात का जो भी आपके पास समय है, उसको किस रूप से सजाए हुए हैं? मतलब कब किस समय क्या करते हैं, कितना पढ़ाई में समय देते हैं? देखिए जैसे ही मेरी दिनचर्या शुरू होती है, देखिए मेरा कोई ठीक समय नहीं उठने का, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सोना भी, अपने शरीर को आराम देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका शरीर भी एक तरह की मशीन है। अगर आप इसको सही ढंग से चलाएंगे तभी ये चलेगा। अगर अव्यवस्थित करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर मतलब ख़राब हो जाएगा, आपका प्रभाव पड़ जाएगा। जी प्रभाव पड़ जाएगा। तो जैसे ही हमारा दिनचर्या शुरू होता है तो दिनचर्या शुरू होने के उपरांत हम तुरंत अपनी मतलब पढ़ाई जो होती है उसको प्रारंभ कर देते हैं, और 3 घंटे 4 घंटे का जो भी समय एक होता है, पहले चयन करते हैं 3 से 4 घंटा मुझे पढ़ना है, पहले वो पढ़ाई पूरी होती है। उसके बाद फिर उसके साथ साथ हम आपको बता दें, हम एक अध्यापक भी हैं, बच्चों को ट्यूशन भी देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जी, तो बच्चे आते भी हैं यहाँ पे पढ़ने, हम भी पढ़ाने जाते हैं। तो 3 से 4 घंटे मेरा मतलब उसमें पढ़ाने में निकल जाता है। 3-4 घंटे पढ़ाकर और उसके बाद से फिर अपनी तैयारी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जिस विद्यार्थी के अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा, बहुत ज़्यादा वो विद्यार्थी अपने आप को अपने करियर को लेकर सीरियस होगा, वही ऐसा काम कर सकता है कि खुद पढ़े भी और पढ़ाए भी। ये जो चीज़ें आप बता रही हैं, पहले वाले जो विद्यार्थी हुआ करते थे, ये डिजिटल युग से पहले वाले जो विद्यार्थी हुआ करते थे, तो ये सब उस वक्त सुनने को मिलता था कि पढ़ता भी है पढ़ाता भी है। आज के ये डिजिटल युग के जो विद्यार्थी हैं, उनसे ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, और अगर कोई 1-2 मिल जाए तो समझिए कि परसेप्शन है। और चूंकि आप भी उत्तर प्रदेश से हैं और हम आपके पड़ोसी राज्य बिहार से हैं जी, दोनों का दर्द एक ही है और गम भी एक ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनती भी होते हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है जो दगा दे जाता है वो अंग्रेजी है जी। और मौजूदा समय में बहुत सारी पढ़ाई है जी, बहुत सारा कोर्स है जिसको आप अंग्रेजी बेहतर नहीं होने की वजह से बस नहीं कर सकते हैं जी। तो ये जो यूपीएससी है जी, क्या इसमें भी जो भाषा की दीवारें हैं जी, भाषा की जो जंजीर है वो विद्यार्थियों के पैर को जकड़ लेता है, या इसमें स्वतंत्रता है भाषा को लेकर? नहीं, देखिए सबसे अच्छी बात तो यही है कि इसमें भाषा को लेकर पूर्णतः आपके पास स्वतंत्रता है। आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं, अगर आप हिंदी चुन सकते हैं, आप इंग्लिश चुन सकते हैं, इसमें आप मराठी चुन सकते हैं, आप उर्दू चुन सकते हैं, जैसा आप चाहें मतलब जो भी भाषा चाहें चुन सकते हैं। लेकिन जैसा कि होता है, जैसे अगर हमने हिंदी मीडियम चुना है तो एक इंग्लिश का पेपर कंपलसरी होता है एसए का, वो मतलब देना रहेगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब इंग्लिश आना भी मतलब ज़रूरी है, ऐसा नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब, लेकिन ज़रूरी है मतलब इंग्लिश होना चाहिए, लेकिन एक भाषा में आप परिपक्व हैं तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि जब हम लोग और आ रहे थे इनसे बात करने के लिए, टाइम जब इनसे हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, उसके बाद से जब इनके रूम में हम आए तो जो इनके रूम के दीवार को मैं देखा तो देखते रह गया। काफ़ी विस्तृत तरीके से और काफ़ी अच्छा चीज़, यूँ समझिए कि पूरे भारत को इन्होंने अपने रूम के दीवार पर समेट दिया है। और उसके बाद से आप ये जो डेस्क पे किताब देख रही हैं, समझिए कि तीसरा हिस्सा है। पीछे जो 2 अलमारी लगा हुआ है वो दोनों अलमारी किताब से भरा हुआ है। तो इस रूम को अगर एक छोटा सा लाइब्रेरी कर लिया जाए तो उसमें कुछ गलती नहीं होगा।
तो इस चीज़ को जब मैं देखा और ये इतनी सारी मोटी मोटी किताबें देखने के बाद एक चीज़ हमारे जहन में, कोई भी पढ़ाई करना हो तो वो उससे पहले एक बजट तय करना होता है। घर में गार्जियन भी जो हैं उस चीज़ को देखते हैं जी। और बच्चे भी देखते हैं। उसके बाद से जब दोनों में तालमेल बैठ जाता है, उसके बाद से उस कोर्स को फाइनल किया जाता है और उसमें आगे एडमिशन होता है, पढ़ाई की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू होता है। तो अभी आपके रूम में जो भी हम ये मानचित्र देख रहे थे, जो भी ये ग्लोब किताब, बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी यूपीएससी करना चाहता हो तो एवरेज बजट क्या होना चाहिए कम से कम उसके परिवार के पास और उसके पास, की मतलब जिससे वो पढ़ाई को बिना बीच में बाधित किए हुए फाइनल कर सके? देखिए, यूपीएससी, सबसे पहले जानिए कि यूपीएससी ऐसी पढ़ाई है कि जिसकी कोई तो यूनिवर्सिटी तो है नहीं, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि बच्चे इसके लिए कोचिंग लगाते हैं, तो कोचिंग का अपने जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग बजट होता है। बहुत सारी कोचिंग है जो इसी कोर्स को 10 लाख रुपए में कराती हैं, बहुत सी कोचिंग है जो 1 ही लाख रुपए में कराती हैं। ये कोचिंग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ होशियार और कुछ चालाक बच्चे होते हैं जो आज के वक्त पे यूट्यूब का प्रयोग करते हैं। तो यूट्यूब जो है हमारा सबसे अच्छा साधन है आज के वक्त। जब आप यूट्यूब का चर्चा कर दिए हैं और इसमें आप ये भी बोल गए कि मतलब इसका कोई विश्वविद्यालय नहीं होता है, इसका कोई कॉलेज नहीं होता है जहाँ यूपीएससी और बीपीएससी की पढ़ाई कराई जाए, तो उसमें हम ये जानना चाहेंगे कि इसका जो कंटेंट होता है, जिसको जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल होता है, उसको हम कहाँ से इकट्ठा करें और उसको तैयारी करके पेपर में बैठ सकें? देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले इसमें जैसे कहा जाता है कि एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी की जो बुक है 6 to 12 तो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। उसके बाद ये विभिन्न प्रकार की कंपटीशन की किताबें आती हैं। कुछ जैसे कि हमारे पास जो कुछ किताबें हैं MC ग्रो हिल की, बहुत ही अच्छी किताबें होती हैं उस कंपनी की, और लूसेंट की किताबें हैं हमारे पास, और महेश कुमार बड़वाल SSP साहब की किताबें हैं। तो ये सब कंपटीशन की मतलब काफ़ी अच्छी किताबें बताई गई हैं। काफ़ी अच्छे अध्यापक ने इन सभी किताबों की तारीफ़ की है, तो उसी सभी किताबों को लेकर हम चल रहे हैं। ये इस चीज़ को देखा गया है कि आज के जो यूथ में नौजवान हैं जी, और लगभग 5 से 7 घंटा अपना समय जो है इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले पे बिता देते हैं। जी, तो चूँकि आप भी यंग हैं, नौजवान हैं, आपके भी दोस्त होंगे, सहपाठी होंगे, अदर फील्ड में हैं, तो आप सोशल मीडिया को और अपने फ़ोन को किस रूप में लेते हैं? देखिए, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी प्रेजेंट टाइम में, और मतलब प्रेजेंट टाइम से लेके अभी तक हम किसी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं। कोई भी सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कोई भी मतलब ऐसा सोशल मीडिया जो हमारा टाइम खा दे, मतलब इस प्रकार के सोशल मीडिया हम यूज़ नहीं करते। व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, वो भी अभी तक हमारी पढ़ाई चल रही थी, तो क्योंकि आप जान रहे हैं व्हाट्सएप एक ऑफिशियली ग्रुप बनता है, उसमें तमाम सारी प्रक्रियाएं होती हैं, तो मजबूरी है उसका प्रयोग करना। अन्यथा हम किसी प्रकार के सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करते। बिल्कुल। बहुत बड़ा चीज़ आप बता गए हैं। अगर ऐसा कोई विद्यार्थी करता है आज के ज़माने में, तो समझिए कि वो अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर रहा है, बहुत बड़ा त्याग कर रहा है। चूँकि कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि आज फ़ोन के बिना कुछ पल के लिए अगर फ़ोन बंद हो जाए या नेटवर्क थोड़ा वीक हो जाए तो एक आदमी बिल्कुल झुंझला सा जाता है। लेकिन अगर आपको IAS और IPS बनना है, समाज में इज़्ज़त और प्रतिष्ठा पाना है, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी। और जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस फील्ड में हैं, किताब पढ़ने के साथ साथ आपके आसपास, आपके राज्य में, देश में और दुनिया में क्या वर्तमान समय में घटना घट रहा है जी, इस चीज़ का भी जो जानकारी है वो बिल्कुल विस्तृत रूप से रखना पड़ता जी, है। बिल्कुल। तो मौजूदा समय में देश के अंदर सरकार कुछ दिन पहले, आज से 4-5 दिन पहले एक स्कीम लाई हुई थी जिसका नाम, जिसको अग्निपथ के नाम से जाना जा रहा है। इसमें सरकार का ये कहना है कि जो भी यूथ है, नौजवान हैं, उनको मतलब देश की सेवा में, सेना जो बल जो होता है उसमें नौकरी देना चाहते हैं। अचानक से बच्चे इस चीज़ को, जब से ये परियोजना लागू हुआ है, बिल्कुल भड़क से गए हैं और सड़कों पे दिख रहे हैं और हिंसक प्रदर्शन पे उतारू हो गए हैं। क्या वजह हो सकता है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जैसे कि अभी सरकार ने स्कीम लागू की है, तो उसमें जो 4 साल का जो मतलब बता रहा है कि आर्मी में आपको 4 साल की सेवा करने का मौका मिलेगा, तो इसी पे बच्चे मतलब हिंसक हो गए हैं। और उसके बाद फिर ये तमाम बातें सामने आ रही हैं कि
कि मतलब 4 साल बाद फिर जो 100% बच्चे जो उसमें क्वालिफाई होंगे उसके बाद फिर उसमें 25% को आर्मी में ही रखा जाएगा, बाकी 75 को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जो बातें हैं इसको सुन के मतलब जो बच्चे हैं बिल्कुल हिंसा करने पे उतारू हो गए हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार जो है इस चीज़ सभी बातों को मतलब पूर्ण रूप से समझा नहीं पा रही है छात्रों को। जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी क्रिया है उसको सही ढंग से समझाने की कोशिश करे और छात्रों को भी चाहिए कि इस प्रकार की हिंसा ना करे। अन्यथा अगर इस प्रकार की हिंसा कर रही है उसके बाद फिर अगर उसके ऊपर FIR जैसे कोई कार्रवाई अगर हो जाती है तो उसको फिर आर्मी में मतलब आर्मी में उसके लिए फिर कोई जगह नहीं है। आपकी एक तरह से देखा जाए तो ये खुशनसीबी है कि आप प्रदेश की राजधानी में बैठ के इस इंटरव्यू को भी दे रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं जी। अपने प्रदेश का अगर हम बात करें या यूपी का बात करें तो जो भी दूर दराज के इलाके हैं, जो भी गांव कस्बा है, वहाँ के भी बच्चे जो हैं बहुत मेहनती होते हैं। मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, कोई कमी नहीं होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा रिसोर्स जो होता है उनके पास कम होता है। अगर गांव में बैठा हुआ कोई लड़का, शहर से जो कटा हुआ इलाका है, वहाँ अगर कोई बच्चा है और इस इंटरव्यू को देखने के बाद उसके जहन में ये आता है कि वो भी UPSC और BPSC करे, इसका ख्वाब अगर देखता है तो वो किस प्रकार से तैयारी करेगा? देखिए, जैसे कि शुरुआत में हमने बताया कि इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले नेसेसरी NCERT बुक्स होती हैं। तो NCERT की जो किताबें हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है कि एक आम नागरिक जो मतलब बहुत ज़्यादा वंचित है, बहुत ज़्यादा गरीब है, वो भी इसको ख़रीद सकता है। तो अगर बच्चा चाह रहा है तो वो भी तैयारी कर सकता है। इसमें कोई मतलब अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रुपए इसमें लगाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना कोचिंग के ही UPSC क्लियर कर लेते हैं, 1 रुपये भी नहीं लगाते कोचिंग में। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो 20 लाख रुपए खर्चा कर दिए, उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। तो बच्चे की मानसिकता और बच्चे की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये कहना आप चाह रहे हैं कि UPSC अगर करना हो तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, पैसा मैटर नहीं करता है। बिल्कुल। चूँकि जब से आप इस फील्ड में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, कल आप इसमें कामयाब हो जाएं जी, तो दोस्त अहबाब जो टीचर आपको पढ़ाए होंगे, वो लोग, रिश्तेदार, सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे जी। और बहुत फ़ख्र से सीना ठोक के ये बात भी कहेंगे कि अरे फलाना वो तो मेरा ये है, मेरा रिश्तेदार है। लेकिन जो आपका ये संघर्ष का समय चल रहा है, मेहनत में लगे हुए हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई सहयोग, किसी भी रिश्तेदार, टीचर, दोस्त अहबाब कहीं से कुछ आया? देखिए, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, अभी 2 से 3 महीने पहले ही मतलब हमने अपने घर वालों को बताया कि हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो इससे पहले हमने कभी अपने घर वालों को ये नहीं बताया था। हाँ, उससे पहले क्या था कि जैसे कि हम यहाँ पे डिप्लोमा करने आए थे तो पापा हर महीने मतलब पैसा हमें भेजते थे खर्चे के। तो उसी पैसे, जो खर्चे के लिए पैसा आता था, तो उसी पैसे कुछ इकट्ठा करते करते अपनी सारी किताबें ली हैं, थोड़ा थोड़ा करके 2 किताबें 3 किताबें हर महीना हम खरीदते थे। और उसके बाद फिर जब हमारा डिप्लोमा का फाइनल ईयर होने पे आया तो अपनी इस बात को हमने अपने अध्यापकों के सामने रखा जो डिप्लोमा के टीचर थे। तो उन्होंने सुना, उसके बाद उनको हमने अपनी पूरी बात बताई तो वो काफ़ी ज़्यादा हमसे खुश हुए और फिर उन्होंने भी हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की मतलब किताबों को ख़रीदने में। और उसके बाद आगे भी ये कहे कि मतलब अगर किसी प्रकार की तुमको कोई परेशानी अगर होती है किताबों को लेके या शिक्षा सामग्री से लेके, तो हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। सलाम है उन टीचरों का जो लोग इस तरह का हौसला किसी बच्चे को दे रहे हैं और कुछ पैसा अपने हिस्से का जो है उसमें से पढ़ाई लिखाई पे खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन भी दे रहे हैं और आर्थिक सहयोग भी दे रहे हैं। यकीन जानिए ये बहुत बड़ी काम है। फिर से एक बार सलाम है उन शिक्षकों को जो ये काम कर रहे हैं और पहुँचे हैं इस इंटरव्यू के लिए। और इस चीज़ पे जब से आपसे चर्चा हो रहा था, ऑफ स्क्रीन में, ऑफ कैमरा भी बैठ के हम लोग बहुत सारा बात किए, बहुत सारा मुद्दों पे चर्चा हुआ और लगातार उस चीज़ में हम एक चीज़ नोटिस कर रहे थे, आपका मेहनत और आपका संघर्ष हम देख रहे थे। तो एक सवाल जहन में आ रहा था, खाया जा रहा है, यूँ कह ले तो मैं सोचता हूँ कि अगर उसको बिना आपसे पूछे और हम यहाँ से चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाती तौर पे हम अपने से ज़्यादती करेंगे। जो आपका मेहनत है, जो आपका संघर्ष है, ये बिल्कुल आसान नहीं है जी। बिल्कुल। अल्लाह ना करे, ईश्वर ना करे, खुदा ना खास्ता अगर सिलेक्शन नहीं होता है
फिर अगला कदम आपका क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी एक बहुत ही टफेस्ट एग्ज़ाम है और वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम है और इंडिया का फर्स्ट सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो हमें नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति अगर इसकी अच्छी से तैयारी किया होगा, बाय द वे अगर उसका 1 नंबर 2 नंबर से अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो क्या नाम बेरोज़गार रहेगा। वो बेरोज़गार कभी नहीं रहेगा और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी बेरोज़गार भी नहीं हो सकता। जाते जाते आपसे एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे जी। और ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपसे अगर हम पूछ लें तो हमें यहाँ से जाते जाते बहुत खुशी होगी। देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा शिक्षा के एतबार से कोई हाशिए पर है, जी। कोई अंतिम पायदान पर खड़ा है, या यूँ कह लें कि हर रोज़ पिछड़ता जा रहा है, जी। तो मुस्लिम समाज है। जी बिल्कुल। शिक्षा व्यवस्था में हम लोग का रुझान लगातार घटते जा रहा है। जी। तो इस इंटरव्यू के माध्यम से चूँकि आप भी उसी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं जिस समाज से हम ताल्लुक़ रखते हैं, दर्द एक जैसे हैं, गम भी एक जैसे हैं, तो अपने छोटे भाइयों बहनों को और बड़े भाइयों बहनों को भी इस इंटरव्यू के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश हमारा यही है कि आज के वक्त पे बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप शिक्षा के क्षेत्र में आप प्रगति नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को लेके इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं, तो उन्हीं के 2 शब्द हमें याद आ गए हैं, उसको मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। कि वक्त की ये नज़ाकत को समझ लीजिए कि बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा और ना ही कोई हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छी और सच्ची लाइन है। अगर देश के अंदर मौजूदा समय में अगर मुस्लिम समाज सर उठा के चलना चाहता है, अगर ये चाहता है कि हमें और आपको इज़्ज़त की निगाहों से देखी जाए, तो उस चीज़ को कलम के सहारे ही हम लोग पा सकते हैं। अपना खोया हुआ वक़ार, खोया हुआ जो इज़्ज़त है, जो बुलंदी है, उसको हम लोग कलम को पकड़ने के बाद ही पा सकते हैं। क्योंकि ज़माना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, तुमको ये हिंदुस्तान के बेहतर मुस्तकबिल, सुनहरे मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। इतना हाशिए पर रहने के बावजूद भी मेरे प्यारे, अगर इस बात को तुम नहीं समझोगे तो अब 7 समंदर पार से कोई आकर तुम्हारे हाथों में कलम नहीं देगा और तुम्हारे उंगलियों को पकड़ के स्कूल और कॉलेज तक नहीं छोड़ेगा। अब ये लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़ना है और इन सारी चीज़ों को अब तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा। उसके बाद ही जो अपना खोया हुआ वक़ार, इज़्ज़त है, उसको तुम भी पा सकते हो और हम भी पा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी दुआ है कि बहुत जल्द आप किसी ज़िले में ज़िला का नेतृत्व करते हुए नज़र आएँ और फिर आपसे हमारी मुलाकात हो। अगला मुलाकात हो तो बतौर डीएम या एसपी कोई अधिकारी के रूप में आप सामने बैठें, हमें बहुत खुशी होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ कुछ नया जानकारी लेकर। तब तक के लिए सलाम, आदाब।